हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? रात के 10 बज चुके हैं, आज सोमवार का दिन है और आप मेरे साथ सुन रहे हैं रेड उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ पर जीके कैप्सूल मेरे यानी आरजे संगीता के साथ। और दोस्त आज के इस शो में मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मुझे उम्मीद है कि आज आप सभी का यह दिन बेहद आन बान शान के साथ गुजरा होगा और आप सभी ने अपने घरों में, दफ्तरों में झंडे ज़रूर फहराए होंगे और जो हर घर तिरंगा अभियान था इसको ज़रूर सार्थक बनाया होगा और इसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया होगा, क्योंकि ये खासकर युवाओं को जोड़ने के लिए और हर घर तक इसका एहसास पहुंचाने के लिए कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं और उसकी क्या भावना होती है उसका एहसास कराने के लिए हर घर तिरंगे का आयोजन किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। और इसके साथ ही आज का दिन इसलिए बेहद ख़ास रहा क्योंकि जो पिछले 1 साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, तो इसलिए जो पिछले साल से लगातार हमारे ये जो मनाया गया कार्यक्रम, इसमें बहुत तरह की नई नई योजनाएं लागू की गई और जो हमारे गुमराह हो गए स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी पहचान करके उनके योगदान को, उनके इतिहास को सबके सामने लाया गया। पूरे सोशल मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो पे लगातार प्रसारित किया जाता रहा ताकि सभी जिनको हम नहीं पढ़ सके, नाम नहीं सुना हमने, उन सबको जान सकें जिन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी। तो उसके लिए सरकार ने बेहद सराहनीय कार्य किया है और 75 खासकर इसमें जो 75 वर्ष हुए उस नाम से काफ़ी चीज़ें की गई जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा शो भी इसी पे आधारित रहेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमृत महोत्सव ही नाम क्यों दिया गया इस कार्यक्रम को। अच्छा, और इसकी शुरुआत जो है वो 12 मार्च 2021 को की गई थी और यह दिन जो है कि दांडी मार्च का होता है। इसी दिन से दांडी मार्च की यात्रा शुरू हुई थी। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी 12 मार्च को अहमदाबाद से इसको हरी झंडी देकर इसका उद्घाटन किया और अमृत महोत्सव का भी गुल बजाया तब से। और क्योंकि ये खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी दिन जो दांडी मार्च यात्रा है वो नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में किया गया था और क्योंकि नमक जो है हमारे स्वाभिमान का प्रतीक था, इसलिए उस पर आँच आने पे इसका विरोध किया गया। उसी दिन से ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों इस महीने से भी ये दिन बेहद ख़ास रहा और इसके लिए फिर आप जैसा जानते ही हैं कि बहुत सारे नियमों में फेरबदल भी किए गए तिरंगे को लेकर ताकि हर कोई इसमें भागीदार हो सके। तो दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ रेड उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। मास्क पहनने का सही तरीका अपनाएं। FFP2 या N95 स्टैंडर्ड वाला मास्क ही इस्तेमाल करें। वही मास्क पहने जो आपकी नाक और चेहरे को ढक सके। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं लौट के आ चुकी हूँ आपके साथ यानी आरजे संगीता और आप मेरे साथ सुन रहे हैं जीके कैप्सूल रेड उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। और दोस्तों इसमें जो भी कुछ डिस्कस होगा वो ज़रूर आपके काम आएगा और आपको एग्ज़ाम्स क्रैक करने में हेल्प करेंगे, इसलिए आप ज़रूर उनको नोट डाउन करते रहिए। तो दोस्तों जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अमृत महोत्सव के बारे में कि अमृत महोत्सव ये नाम क्यों दिया गया इस कार्यक्रम को 75 वर्ष के उपलक्ष्य में। तो दोस्तों जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जैसे हमारे वेदों में लिखा गया है मृत्युर्मुक्षी अमामृतात्, यानी हम अपने दुखों, कष्टों, वैमनस्य को भूलकर
अमृत की ओर बढ़ें, ताकि हम इसमें से अमृत निकाल सकें, विष को हटा दें। तो अमृत उसमें से निकाला गया इस अर्थ में कि जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने योगदान दिया, उन सब की स्मृतियों को, उन सबके योगदान को पुनर्जीवित किया गया, संजोया गया, और उसको किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको जन आंदोलन किस तरीके से बनाया जाए, ताकि सबके अंदर राष्ट्रीय भावना आंदोलित हो सके, प्रज्वलित हो सके। तो उसके लिए इन्होंने अमृत महोत्सव की शुरुआत की। ये अमृत की तरह हो जाए और इसमें कोई राजनीतिक भावना ना रहे, कोई वैमनस्य ना रहे, कोई क्लेश न रहे। तो इस अर्थ में उन्होंने इसका ये नाम दिया, और इस नाम पे काफ़ी कार्यक्रम चलाए गए। पूरे साल भर निरंतर कार्यक्रम आयोजित होते रहे। तो इसी के चलते जो हर घर तिरंगा फहराने का अभियान था, इसको सार्थक बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी नियमों में फेरबदल भी किए, ताकि आसानी से सब लोग फहरा सकें। और इसके नियमों में बदलाव जो किए गए हैं वो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन किसने बनाया था। तो उसका डिज़ाइन जो है कि पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। उनका जन्म 2 अगस्त को होता है, इसलिए 2 अगस्त से 13 अगस्त तक, 15 अगस्त तक झंडा जो है फहराने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि सोशल मीडिया पे आप सब जगह तिरंगा लगा सकते हैं, उसकी प्रोफाइल बना सकते हैं, फ़ोटो डाल सकते हैं, तो ताकि पूरा देश गौरवान्वित हो, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहे, सबको इस बात का एहसास हो कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तो और इसको आकार देने में मेजर कामत का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पहले तिरंगे कई बार बनाए गए और उसमें कई तरीके से बनाए गए, कई रंग दिए गए, जिसमें से सिस्टर निवेदिता, जो भगिनी निवेदिता जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी इसका आकार और तिरंगा का डिज़ाइन किया था। तो हमारा जो ये तिरंगा है वो आन शान बान का प्रतीक है सभी के लिए। तो इसमें जो है कि अन्य धर्मों के लिए जो रंग दर्शाया जाता है वो सफ़ेद रंग है, वाइट रंग, ताकि सब में सहिष्णुता और धार्मिक भावनाएं बनी रहे और सहिष्णुता की भावना बनी रहे। तो सबकी एकता के लिए ये रंग इसमें दर्शाया गया है। और इस झंडे में जो है कि अशोक चक्र जो इसका चिन्ह है, इससे पहले मैं बता दूं कि चरखे को लगाया गया था, और ये 1920-21 में गांधी जी के नेतृत्व में लगाया गया था। किंतु जो संवैधानिक मान्यता है, जो वर्तमान ध्वज है, उसको संवैधानिक मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिली थी। ये भी बता देती हूँ कि अम्बेडकर जी ने अशोक चक्र को लगाने की सिफारिश की थी, और इस अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं जो कि जीवन का प्रतीक होती हैं। और जिस तरीके से जीवन का पहिया घूमता है, 24 घंटे पृथ्वी घूमती है, उसी तरीके से अशोक चक्र में ये 24 तिलियां दर्शाई गई हैं प्रतीक के रूप में, क्योंकि उनके रुक जाने से जीवन ही रुक जाएगा। और अशोक चक्र का जो रंग दिया गया है वह नीला रंग है। और दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि पहली बार विदेशी धरती पर जो तिरंगा हमारा फहराया गया था वो बीकी जी कामत ने जर्मनी में फहराया था। इसके बाद जो है ये भारतीय झंडा जो संहिता है हमारी, एक फ्लैग कोड संहिता 2002 की नियमों में बदलाव करते हुए इसमें झंडे को काफ़ी राहत दी गई, ताकि इसमें ये कहा गया कि दिन रात कभी भी झंडा फहराया जा सकता है। क्योंकि पहले इसमें जो नियम था वो ये था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराया जा सकता है, किंतु अब दिन रात कभी भी फहराया जा सकता है। और पहले जो था कि झंडा जो तिरंगा था हमारा, वह सिर्फ हाथ के काटने और ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र से ही सूत काट कर ही बनाया जा सकता है।
डिज़ाइन किया जा सकता है, किंतु अब इसमें फेरबदल करके ये कहा गया कि ये मशीन से भी बनाया जा सकता है और इस्तर से भी बनाया जा सकता है, ताकि सस्ते दाम पर सभी को ईज़िली उपलब्ध हो सके और सभी इसको फहरा सकें। किंतु इसकी जो इसका रख-रखाव है, इसका जो सम्मान है, वो पूरी तरीके से जैसे नियमों में दिया गया है वैसा ही किया जाना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें इसका अपमान नहीं होने देना चाहिए और कमर्शियल पर्पस से यूज़ नहीं किया जा सकता, घर में किसी काम में नहीं लिया जा सकता और न ही इसे ड्रेस कोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता और न ही इसको गंदा किया जा सकता, ज़मीन पे तो रखा ही नहीं जा सकता। तो इस जो सब नियम है इनका मतलब पालन किया जाना चाहिए। ये सब इसमें बताया गया और जिसमें एक बदलाव ये भी किया गया था, ये बदलाव जो है कि दिसंबर 2021 में ही कर दिए गए थे। इसमें जो है कि एक आयात करने की भी अनुमति दे दी गई है कि अगर कोई हमारे ही मानदंडों पर तिरंगा बनाता है तो उसे आयात भी किया जा सकता है, जिसके कारण विरोधियों में काफ़ी ये विवाद का भी विषय रहा, क्योंकि एक तो जो कपड़ा, जो खादी का कपड़ा था, इसको मतलब ये माना गया कि स्वतंत्रता से डायरेक्ट कनेक्शन था आज़ादी का और इसका, तो वो उसमें बाधा पहुंच रही है और आयात के भी विरोध में है। तो इस तरह कई तर्क हैं जो दिए जा रहे हैं, किंतु इस बार जो है सभी इसमें सराबोर हो जाए और सब ये जन आंदोलन बन जाए, इसके लिए ये नियमों में फेरबदल किए गए हैं। तो कि दोस्तों अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद और दूसरे पहलुओं पे बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं लौट कर आती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं, व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ, यानी आरजे संगीता, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं रेडियो उड़ाना फ्लाइट ऑफ लाइफ पर जीके कैप्सूल। और जीके कैप्सूल में आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रश्न और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तो उसमें हम अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको ये बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने किस स्थान पर बम फोड़े थे। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा था। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि पूरन चंद गुप्ता जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक न्यूज़पेपर अखबार शुरू किया था, उसका नाम बताना है। तो वो अखबार है जागरण, जो कि आज भी चलता है और उसे दैनिक जागरण के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि दैनिक जागरण किसने शुरू की, तो पूरन चंद जी ने। वो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के किस प्रेसिडेंट ने 1931 में भगत सिंह की फांसी के खिलाफ मर्सी अपील की थी। तो इसमें जो है उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने उनके फांसी के अगेंस्ट मर्सी के लिए अपील की थी, पर वो स्वीकार नहीं की गई थी। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बताना है कि वानर सेना किसने बनाई थी। तो वानर सेना जो है कि 1920 में इंदिरा गांधी ने बच्चों की एक छोटी सी यूनिट बनाई थी, जिसको वानर सेना के नाम से जाना जाता था, ताकि बच्चे भी इसमें भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे। इसके अलावा दोस्तों अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने जो है कि आदिवासियों को इकट्ठा करके उनके आंदोलन का नेतृत्व किया
1922 से 1924 तक रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि अंग्रेजों के विरोध में था। इसलिए उनको जंगल का राजा भी कहा जाता था। और इसके अलावा एक 3 क्रांतिकारियों की तिकड़ी थी, जिसमें बीनू बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता थे। इन्होंने एक कुख्यात और बर्बरता के लिए पुलिस अधीक्षक को उन्होंने गोली मारी थी, और उसके बाद एक ने इसमें जहर खा लिया, 2 ने अंग्रेजों के पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मार ली थी। और दोस्तों, इसमें महिला क्रांतिकारी भी अच्छी खासी मात्रा में रहे हैं, जो कि गुमनाम हो चुके हैं इतिहास के पन्नों में, लेकिन कुछ नाम अभी भी बहुत फेमस है जो नाम लिए जाते हैं, जिनमें दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने बहुत से सत्याग्रह आंदोलनों का नेतृत्व किया और बहुत से महत्वपूर्ण सभाओं में भाग लिया, जैसे वो संविधान सभा की इसमें भी अध्यक्षता की भाग लिया, और इनको खादी के लिए भी नेतृत्व दिया गया था 1923 में, और कई बार ये जेल भी जा चुकी हैं। उसके बाद एक नाम आता है अरुणा असफ अली। इन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय झंडे को लहराया था, कांग्रेस के भारतीय झंडे को इसमें लहराया था, और ये भी कई बार जेल जा चुकी थी। और क्या बिरसा मुंडा, जो कि बहुत ही अल्पायु में 25 वर्ष की आयु में ही उनको प्राणों से हाथ गंवाने पड़े थे, किंतु इन्होंने जो है झारखंड में और इधर आदिवासियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के लिए विद्रोह के लिए तैयार किया था। आज भी बिरसा मुंडा को जाना जाता है, लोग उनको पूजते हैं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त नेतृत्व किया था आंदोलन का। उनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बिरसा मुंडा पड़ा। उसके अलावा दोस्तों, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनके नाम एक ही एपिसोड में ले पाना या उनके बारे में बता पाना संभव नहीं है। इसके लिए कई सीरीज़ लग जाएंगे बताने के लिए। इतने ज़्यादा हमारे गुमनामी क्रांतिकारी हैं, जिनके योगदान को याद करने के लिए हमें अलग से बात करनी पड़ेगी। तो मौका मिलते ही हम ज़रूर इन सभी क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं लौट के आती हूँ ब्रेक के उस पार। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज़ देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022, यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांग जनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरो सिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in।
जी हाँ दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं लौट के आ चुकी हूँ आपके साथ, यानी आरजे संगीता, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं जीके कैप्सूल रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। अब हम बात करेंगे कि कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि इसमें बनते हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, फ्रीडम से रिलेटेड। तो कुछ सेलेक्ट किए हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि जो उस फ्रीडम से हमारे फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जो कि 1930 में चटगांव के आंदोलन को जिन्होंने दिशा दी और जिनको जो मास्टर दास के नाम से भी जाना जाता था, तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, उनका सूर्य सेन, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था चटगांव में। चटगांव जो कि अब बांग्लादेश का हिस्सा है, और इनको जो है मास्टर दास के नाम से जाना जाता था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कि कांग्रेस अधिवेशन में, किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी और नेहरू जी पहली बार एक दूसरे से मिले थे? तो ये लखनऊ के अधिवेशन 1916 में पहली बार एक दूसरे से मिले थे। उसके बाद आपको ये बताना है कि नेहरू जी की आत्मकथा उनका नाम क्या है, उनकी आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उनकी आत्मकथा को टूवर्ड्स फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं उधम सिंह कौन थे, तो और उनकी क्या खासियत थी? उधम सिंह जो है, उधम सिंह सरदार, वो पंजाब के ही एक क्रांतिकारी थे जो कि भगत सिंह से बेहद प्रभावित थे, और जलियांवाला हत्याकांड से वो बेहद विक्षिप्त हो गए थे, और वो इतना ज़्यादा उससे दुखी हुए थे कि उन्होंने इस बात की का संकल्प ले लिया था, कसम खा ली थी कि जब तक जनरल डायर को नहीं मार देंगे तब तक वो सामने नहीं आएंगे। तो उन्होंने जो है कि जनरल डायर को मारने के लिए 22 साल लगभग तपस्या करी, बहुत मेहनत करी। उन्होंने विदेशों में जाके उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करके पैसे इकट्ठे किए। वो इतने गरीब परिवार से थे, उनकी फैमिली में कोई नहीं बचा था और वो अकेले ही थे। तो उन्होंने सिर्फ जीने का एक ही मकसद बन चुका था कि जनरल डायर को मारना है, जिन्होंने इतने सारे लोगों को गोलियों से भून डाला। तो फिर उन्होंने तब 19 साल की आयु में ही वो लंदन गए, और लंदन में जो मीटिंग चल रही थी जिसमें जनरल डायर थे, वहाँ उन्होंने जो है, उनको 22 साल लग गए थे पूरे इस काम को करने में। तो फिर उन्होंने एक मतलब मोटी पुस्तक में पिस्तौल छिपा कर उस मीटिंग में ले गए थे, और फिर उनको वहीं गोलियों से भुना और कहा कि जिस आज मेरे जीवन का मकसद पूरा हुआ, जिस दिन के लिए उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया हुआ था, और बड़ी कठिनाई से वो वहाँ तक पहुँच पाए थे, और बड़े साहस के साथ उन्होंने वहाँ पे गोली चलाई और उनको उस स्टेज पे ही गोली से भून डाला, और उसके बाद खुद ही उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। और जेल में जब फांसी दी गई तो उन्होंने हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, और उन्होंने कहा कि तुम एक उधम सिंह को मार रहे हो और भारत में उधर 1000 ऐसे उधम सिंह पैदा होंगे। तो ये हमारे क्रांतिकारियों का साहस था, इतना जो कुर्बानी देश के लिए देते थे वो सिर्फ वही कर सकते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ही। तो उनकी कुर्बानी आखिर सार्थक हुई बाद में, और देश आज़ाद हुआ, इसकी छत्र छाया में हम लोग सांस ले रहे हैं और हम सुरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अंबेडकर जी ने 1936 में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर रखा गया था? तो इन्होंने जो है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी, जो कि अंग्रेज़ों की पॉलिटिकल पार्टी से नाम लिया गया था। उसके बाद आपको ये बताना है कि खुदीराम बोस को कितने वर्ष की आयु में फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को भी वो मात्र 18 साल के ही थे जब उनको फांसी दे दी गई थी, और वो उन्होंने मतलब बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया था, और
अभी 11 अगस्त 1907 में उनको फांसी दी गई थी। तो उनकी शहादत हमारे क्रांतिकारियों की बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद प्रश्न बनता है कि 1947 में जो भारत का उस समय पीएम कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, भारत का नहीं ब्रिटेन का। 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय जो है कि क्लेमेंट हेटली प्रधानमंत्री थे और जो उस गवर्नर थे वायसराय, वो अंतिम गवर्नर जो थे वो माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने ही जो 15 अगस्त का दिन डिसाइड किया था आज़ादी देने का, जबकि 15 अगस्त का दिन हमारे ज्योतिषी शुभ नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी, किंतु वो उनके लिए वो कहते थे कि ये दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने उस दिन ये समर्पण किया था 15 अगस्त के दिन। तो उनको लगता है ये दिन उनके लिए बहुत शुभ है, तो उन्होंने 15 अगस्त को ही आज़ादी देने का निश्चय किया। फिर बीच का रास्ता निकाल के रात में 12 बजे भारत को आज़ादी दी गई। और पाकिस्तान को 14 अगस्त को, उसका भी ये कारण था कि ये जो थे माउंटबेटन, वो दोनों ही जगह के कार्यक्रमों को अटेंड करना चाहते थे। तो एक दिन उन्होंने नई दिल्ली में, फिर लाहौर में जाकर उनके कार्यक्रम को अटेंड किया। तो इसलिए 14-15 अगस्त को मनाया जाता है। काकोरी डकैती कहाँ हुई थी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो काकोरी डकैती जो है, काकोरी डकैती नहीं, रेल डकैती कहाँ हुई थी? तो ये काकोरी में ही स्टेशन पे हुई थी। इसमें जो है कि हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत ही वेल प्लानिंग के साथ अंग्रेज़ों को लूटने का प्लान बनाया था। उन्हें उनका विरोध करने के लिए, कड़ा विरोध करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उन्हीं के पैसों से उनका पैसा लूटकर हथियार खरीदना चाहते थे ताकि उनका कड़ा विरोध कर सके। तो इसमें प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला और राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि 10 क्रांतिकारी थे जो कि बाद में पकड़े गए। उनका प्लान फेल हो गया, लेकिन एक काकोरी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नेशन ऑफ फ्रेंड किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड ऑफ नेशन जो है चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जिनको देश बंधु भी कहा जाता था। और ये आपको बताना है कि देश बंधु एसोसिएशन किसने बनाई थी, जिनको बर्बरता से अंग्रेज़ों ने मार डाला था। तो ये एसोसिएशन जो है ये त्रिपुर कुमारन ने बनाई थी। तो अंग्रेज़ों ने फिर इनको बर्बरतापूर्वक कुचल डाला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उस महिला फ्रीडम फाइटर का नाम बताना जो कि क्विट मूवमेंट इंडिया के दौरान उन्होंने भारत की झंडे की रक्षा करते हुए प्राण दे दिए, क्योंकि उस समय जो है कि हमारे ध्वज का वो लोग अपमान कर रहे थे। उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपने प्राण गंवाए। कनकलता बरुआ। ओके फ्रेंड्स, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए मेरे साथ रेडियो पर, और मैं अभी लौट कर आती हूँ इस ब्रेक के बाद, और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Brought to you by Savalon Swasth India Mission. Right mask in the right way. Choose a mask which is FFP2 or N95 standard. Wear a mask such that it covers properly your nose and mouth. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। अच्छा किरण, ये बताओ कि एक आदमी हर रोज नीली शर्ट पहनता था और सब लोग उसे अरमान बुलाते थे, क्यों? नीली शर्ट पहनने वाले को अरमान बोलते थे?
नो आइडिया यार, तू बता। अरे क्योंकि उसका नाम ही अरमान था यार। ओह जस्ट शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, A Flight of Life. ब्रेक के बाद हम पहुंच चुके हैं हम अपने शो के अंतिम पड़ाव पर, और हम सोचते हैं कि अब अंतिम पड़ाव पर हम इस बात पे विचार कर लेते हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष का सफ़र कैसा रहा भारत का, और किन किन दौरों से गुजरना पड़ा, और आज हम उन सब का सामना करते हुए किस मुकाम पर हैं। तो एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थितियां थी, चैलेंजेस थे भारत के सामने। भूखमरी थी, गरीबी थी, बेरोजगारी की समस्या थी, विदेशों के साथ संबंध स्थापित करने थे, और सभी चीज़ें, उद्योग धंधे सेटल करने थे, योजनाबद्ध तरीके से लागू करने थे, संविधान को पूरी तरह से लागू करना था, गणतंत्र बनाना था। बहुत सारी चुनौतियाँ थीं जिनको धीरे धीरे समय के अनुसार उनको योजनाबद्ध तरीके से लागू किया गया। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1952 में चुनाव कराए गए, फिर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई ताकि इन समस्याओं को कारगर ढंग से उन पर विचार किया जा सके, उनको निपटाया जा सके। और ये पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चलती ही रहीं, क्योंकि ये समस्याएं आज तक भी ख़त्म नहीं हो पाई, तो अब तक भी वो चल ही रही हैं। तो उसके बाद नेहरू जी, उस समय खाद्यान्न कितनी कमी थी कि नेहरू जी को अमेरिका से गेहूं उधार लेना पड़ता था, और अभी लाल गेहूं दिया करते थे। फिर उसके चीन के साथ तनावपूर्ण रिश्ते बनते रहे और युद्ध की स्थिति बनी। पंचशील की नीति अपनाई गई। भारत उस युद्ध में हारा, तो वो परिस्थितियां भी बेहद विकट रही भारत के लिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के समय में कुछ स्थितियां 1960 के 70 के दशक में पटरी पे आने लगी। उन्होंने सबसे पहले खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए, यानी हरित क्रांति के लिए जोर दिया कि हमें गेहूं बाहर से उधार नहीं लेना पड़े। लाल गेहूं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वो हम अपने देश के नागरिकों को नहीं खिला सकते। तो इसके लिए उन्होंने हरित क्रांति का बिगुल बजाया और ज़बरदस्त क्रांति हुई। और उसके बाद भारत में अच्छा खासा गेहूं होने लगा। उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे ये प्रण भी करवाया था कि अगर हफ्ते में एक दिन व्रत रहा जाए एक समय, तो सबको अनाज पूरा पड़ जाएगा और हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। तो सोमवार का दिन ही था जब ये लोगों ने व्रत करना शुरू किया, और प्रधानमंत्री के आह्वान को सबने स्वीकार किया। उसके बाद 1970-80 के दशक में भी काफ़ी विकास कार्य हुए, किंतु राजनीतिक उथल पुथल भी काफ़ी रही। इसी बीच में भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसके तहत लोगों को रोजगार देकर, लोन देकर उन्हें रोजगार दिया जाने लगा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो इसमें काफ़ी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ धीरे धीरे। और फिर 80 से 90 के दशक में उस समय में राजनीतिक उथल पुथल तो काफ़ी थी ही, किंतु टेक्नोलॉजी भारत में आने लगी थी, कंप्यूटर का ज़माना आने लगा था, तो प्रोग्रेसिव हो रहा था भारत, और आर्थिक नीतियों में सुधार करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद फिर 90 से 2000 के दशक में उदारवादी नीति अपनाई गई और विदेशों से FDI उनको आमंत्रित किया गया रोजगार के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो काफ़ी उसमें उदारतापूर्वक नीतियाँ बनाई गई ताकि अर्थव्यवस्था सुधरे। और इसके बाद फिर 2000 से 2010 तक भी काफ़ी प्रोग्राम चलाए गए अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए, जैसे मनरेगा। तो क्रांतिकारी तरीके से इसमें बदलाव होता रहा, किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, और उसके बाद से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पे आती रही। पहली बार 7% पे हमारी अर्थव्यवस्था जाने लगी, और उसके बाद
10 से 20 का समय जो था काफ़ी वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव, तेज़ी से विकास करने वाला रहा। जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने जन जन को बैंक खातों से जोड़ा और हर किसी का खाता खुलवाया, उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। महिलाओं के लिए रोजगार और व्यवस्था की गई। और अब जो है 20 से 22 का समय ये बहुत ही तेज़ी से विकास के चरम पर है, क्योंकि हर घर जल नल पहुंच रहा है, हर घर जल पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, लोगों के यहाँ शौचालय बन चुके हैं, बैंक के ज़रिए सबको लोन मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। स्वनिधि के तहत हर किसी गरीब पटरी वालों को सबको लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, किसानों की स्थिति सुधारी जा सके। इसके लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड के दौरान ज़रूर 2 साल अर्थव्यवस्था फिर से चरमराई और पटरी से उतरी, तो उसे फिर से रिस्टोर करने के लिए MSME सेक्टर का सहारा लिया गया और उसके ज़रिए फिर से रिवाइव किए गए और लोगों को रोज़गार दिए जा रहे हैं। और फिर जब ये आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा हुई है तो उसके तहत जैसे किसानों को 75 किसानों को सेलेक्ट करके उनको जैविक खेती के प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको आधुनिक तरीके से खेती करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गांव-गांव तक नेटवर्क पहुंचाया जा रहा है, डिजिटल बनाया जा रहा है इंडिया को। तो डिजिटल होने से काफ़ी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आई है भारत की अर्थव्यवस्था में। और उसके बाद अब जो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई हैं वो मैं बता देती हूँ कि एक तो जो रेलवे हमारा संस्कृति का प्रतीक है, विरासत को संजोने का, तो आज़ादी रेलवे ट्रेन चलाई गई है जिससे कि गुमनामी क्रांतिकारियों सबकी वीर गाथाओं को उसमें दर्शाया जाता है। और यह ट्रेन 18 जुलाई से 23 जुलाई तक पूरे देश में चक्कर काट रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। और इसके बाद आज़ाद हिंद ट्रेन भी चलाई गई है सुभाष जी के याद में, और गांधी जी के सम्मान में एक आश्रम ट्रेन चलाई गई है अहमदाबाद से नई दिल्ली तक। चौरी चौरा एक्सप्रेस चलाई गई है उन क्रांतिकारियों की याद में। और जो आज़ादी की ट्रेन है ये बहुत ही अहम रोल निभा रही है। और इस समय जो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कार्यक्रम चल रहा है काफ़ी समय से, ताकि एक राज्य के छात्र दूसरे राज्य में जाकर एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, भाषा को, कल्चर को जानते हैं, समझते हैं, जिससे कि देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़ती है और एक दूसरे की संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। और अभी 2022 में ही इसरो ने अंतरिक्ष में एक आज़ादी सैटेलाइट लॉन्च करके, एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। और इसकी खासियत ये थी कि 750 जो छात्राएं थीं वो लड़कियां ही थीं, उन सब ने मिलकर ये सैटेलाइट बनाया, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की साइंस में भारत अग्रणीय हो चुका है और भारत एक समय अब सब भारत की ओर ही नज़र टिकाए रहते हैं। कोविड के टाइम पे भी भारत में पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान जो कि हमारा घोर दुश्मन है, उसको भी सहायता दी है। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, हमारे अफ़गानिस्तान हो, जितने भी देश जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वो हमारी तरफ मदद की देखते हैं और भारत उनकी मदद करता भी है। और कोविड वैक्सीन भारत ने सबको सप्लाई की है। तो भारत के विदेशी रिश्ते बेहद सुदृढ़ और मजबूत हुए हैं। भारत का इज्जत और सम्मान बहुत तेज़ी से बढ़ा है और भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड विदेशी बाज़ार में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोकल फॉर वोकल के ज़रिए लोकल प्रोडक्ट वोकल हो रहे हैं। तो इस तरीके से
ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश विदेश के सभी लोग भाग ले रहे हैं और ये मतलब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसके तहत हर कोई इसमें भागीदार हो रहा है और अपना योगदान दे रहा है। तो इस तरीके से आज चाहे किसान हो, चाहे उद्यमी हो, सभी की स्थिति आमदनी सुधारने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है, हर किसी को घर मुहैया करा रही है। तो जहां हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, वो अब धीरे धीरे लोगों को जो चीज़ें नसीब नहीं थी, नहीं मुहैया हो पा रही थी, वो अब हर व्यक्ति को मिलने लगी है। हालांकि महंगाई अभी भी चरम पर है, जिसकी वजह से लोग आर्थिक तंगी में ज़रूर रहते हैं, किंतु उनके अंदर जोश का किसी भी तरीके से कमी नहीं है। आज़ादी के प्रति, अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति शहादत जिन्हें दी है हमारे क्रांतिवीरों ने, तो उनको उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं हम, और उनको शत शत नमन करते हैं और बारंबार नमन करते हैं हम सब की तरफ से, रेडियो उड़ान परिवार की तरफ से सभी क्रांतिकारियों शहीदों को शत शत प्रणाम। और इसी तरीके से हमारा देश प्रगति करता रहे, फलता फूलता रहे, यही हमारी आशा है, कामना है। और अब मैं आपसे विदा चाहूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट मंडे को इस समय 10 बजे रेडियो उड़ान पर। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।